ये कहानी पुरानी दिल्ली शहर की है, जहाँ का रहने वाला आर्यन 30 वर्ष का नौजवान, कारोबार में ऊंचाई छूता हुआ एक नामी खानदान से ताल्लुक रखने वाला बंदा। पैदाइशी उसको लग्जरी गाड़ियाँ, ब्रांडेड सूट, शान और शौकत की जिंदगी मिली। जीवन में उसने सब कुछ पाया, लेकिन उसको सुकून और अपनों का साथ नहीं मिला। जिस उम्र में लोग सपनों में जीते हैं, उस उम्र में आर्यन की माँ बीमारी के चलते बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपने पिता को उसने अपनी आंखों के सामने ही मौत के आगोश में जाते देखा। और एक ऐसा मनहूस दिन भी आया जिसने उसके बचे कुचे एहसासों को भी दफन कर दिया। किसी गुंडे ने रंजिश बस उसकी मंगेतर की कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आर्यन के लिए यह महज एक मौत नहीं थी, वरन एक ऐसा सदमा था जिससे वह अंदर तक टूट गया था। जो भावनात्मक सहारा उसको अपनी मंगेतर से मिल रहा था, वह भी चला गया। अब बस उसको जीना था, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। उसके लिए दुनिया एक बाजार थी, लोग व्यापार के लिए ग्राहक, रिश्ते एक बिजनेस डील, भावनाएं सबसे बड़ी कमजोरी। वहीं दूसरी तरफ नायरा नाम की एक 19 साल की मासूम सी लड़की, जो दिल्ली के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, दिल में उमंग और होठों पर हमेशा मीठी सी मुस्कान। लेकिन किस्मत को उसकी यह मुस्कान पसंद नहीं आई। एक दिन उसके पिता की सांप काटने से खेत में ही मौत हो गई। जब पिता देर शाम घर नहीं पहुंचे, तो वह उनको खोजती खेत जा पहुंची, जहां वह मृत पड़े थे। बस फिर क्या था, उसके सपने भी वहीं खत्म हो गए। उसकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। बस बाप ही एकमात्र सहारा थे, ऊपर से उन पर उधारी का कर्ज और समाज के तानों का बोझ। उसका शराबी ताऊ, जो नशे और गलत संगत में पड़कर एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बन चुका था, उसको यह कहकर अपने साथ दिल्ली ले आया कि वह उसकी बची हुई पढ़ाई पूरी करवाएगा। लेकिन उसके दिल की असलियत तो उसको किसी और रास्ते पर ले जाने की थी। उसने नायरा की शादी पैसा लेकर एक शराबी अधेड़ व्यक्ति से बिना छानबीन के ही करवा दी। कुछ समय बाद नायरा को पता चला वह उसका पति नहीं, एक दलाल है, जो इसी तरह शादी के नाम पर उस जैसी और भी लड़कियों को कोठे पर पहुंचा चुका है। वह उसको भी एक ऐसी जगह ले गया जहां लड़कियों के बचपने के लिए कोई जगह नहीं होती, उनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता, जहां के लोग लड़कियों को जानवरों की तरह सख्त पहरे में रखते हैं, उन पर जालिमों जैसी सख्ती की जाती है। नायरा की किस्मत ने उसका साथ दिया। एक दिन वो वहां से भाग निकली। जब वहां के दलालों को पता चला, तो एक दलाल भी उसको पकड़ने उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी वो बचने के लिए शहर के एक नामी 5 स्टार होटल में घुस गई, जहां वह पार्क से होकर लॉबी में जा पहुंची। डर और हड़बड़ाहट में वह आर्यन नाम के एक शख्स के ठीक सामने बेहद करीब आ जाती है। दोनों की निगाहें एक दूसरे को घूरती हैं। फिर बेबसी से भरी मायूस आंखों के साथ नायरा दूसरी तरफ निकल जाती है। आर्यन, जो जी तो रहा था, पर उसमें भावनाएं खत्म हो चुकी थीं। उसके पास दिल तो था, पर धड़कनें उसकी नहीं थीं। आर्यन पहले तो उसको नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन नायरा के मासूम चेहरे और बेबसी से भरी आंखों ने उसके दिल के एहसासों को जिंदा कर दिया था। वह उसको पीछे मुड़कर देखता है। उसको कुछ सामान्य नहीं लगता। वह देखता है कि एक गुंडा उसके पीछे पड़ा है, जिससे बचने के लिए वह लड़की इधर उधर छुपने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके पीछे पड़ा शख्स किसी भी हालत में उसको ढूंढ निकालना चाहता है। वह ज़्यादा सोचे बिना ही उस गुंडे से भिड़ जाता है। उसको नायरा की वो आंखें दिखाई दे रही थीं, जो गुस्से और बेबसी से भरी थीं, लेकिन उनमें डर भी साफ दिखता था। वो चेहरे की मासूमियत, जिस पर मदद की पुकार नहीं थी, बस उम्मीद थी कि शायद किसी इंसान में इंसानियत जिंदा हो, जो उसको हालातों से इंसाफ दिलाए। आर्यन गुंडे और लड़की के बीच खड़े होकर बस एक लाइन बोलता है, अब ये लड़की मेरी है, तुझे जो करना है अब मुझसे कर। गुंडा अपने सामने शहर के सबसे नामी हट्टे कट्टे शख्स को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। नायरा सोचती है कि यह भी कहीं कोई दूसरे रैकेट का दलाल तो नहीं है,
जिसने उसे खरीद लिया हो, लेकिन कुछ पल भर बाद आर्यन उसे अपने होटल में एक रूम सर्विस मैनेजर की नौकरी ऑफर की। वह हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि किसी ने उसे सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि रोजगार भी ऑफर किया। आर्यन और नायरा दोनों के घर परिवार अलग अलग थे, पर दुख एक जैसा, अपनों को खोने का दुख। लेकिन दोनों का जिंदगी के प्रति नज़रिया अलग अलग था। एक तरफ आर्यन जो अपने हालातों से लड़ रहा था, जिसने भावनाहीन होकर जिंदगी को सौदा समझकर जीना सीख लिया था। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की जिसके लिए जिंदगी अभी भी एक उम्मीद थी, एक कविता जो अधूरी थी मगर दिल से निकली थी। वो सपने रूपी पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ना और खुलकर जीना चाहती थी, खिलखिलाकर हंसना चाहती थी। आर्यन के लिए होटल सिर्फ एक जगह नहीं था, वह उसकी बादशाहत का एक किला था जहां उसका हर हुक्म चलता था। वहां काम करने वाले कर्मियों को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था, जहां गलती की कोई माफ़ी नहीं मिलती थी। लेकिन जब नायरा ने वहां काम करना शुरू किया, तब पहले ही सुबह चाय में पत्ती ज़्यादा हो गई। आर्यन ने कप रखते हुए सिर्फ इतना कहा, काम को ध्यान से करना सीखो, नहीं तो ये आदत मुझे तुम्हारे अंदर पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन उसने नायरा को काम से निकाला नहीं। नायरा के लिए यह चौंकाने वाला था। छोटी छोटी गलतियों पर जहां बाकी स्टाफ को डांट पड़ती थी, वहीं दूसरी ओर नायरा को हर बार गलती को सुधारने का मौका दिया जाता था। वह कभी गलती से कुछ का कुछ सुन लेती, प्रेजेंटेशन में गलत संगीत बजा देती, कभी किसी क्लाइंट से बहस करने लग जाती। आर्यन ये सब चुपचाप देखता, कभी नाराज होकर एक तीखी लाइन कहता, फिर नजरें फेर लेता। धीरे धीरे होटल के बाकी लोग भी नोटिस करने लगे, क्या खास है इस लड़की में। आर्यन सर इसके सामने इतने चुपचाप क्यों हो जाते हैं। वह खुद नहीं समझ पाते थे। कभी वो अंदाज लगाते, कहीं इस लड़की पर सर का दिल तो नहीं आ गया। लेकिन एक बदलाव देखने को मिल रहा था। वह था एक हल्की मुस्कान जो आर्यन की जिंदगी में लौटने लगी थी, वो भी उस लड़की की वजह से जिसे उसने कभी एक समस्या समझा था। नायरा के लिए यह सब सपने जैसा था। उसका दिल कहता, शायद अब जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, पर उसकी किस्मत को सुकून मंजूर नहीं था। एक दिन एक अनजान नंबर से फ़ोन आया जो उसके शराबी ताऊ का था, जिनको उसके दलाल पति के जरिए पता लग चुका था कि वह अब उसके पास से भाग चुकी है। उसके ताऊ ने साफ और सख्त शब्दों में कहा, तू जहाँ भी हो वापस आ, तेरे बाप का कर्ज उतारने के लिए तेरा इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। नायरा ये सब सुनकर कांप गई। वह सोच भी नहीं सकती थी जिसके चंगुल से वह बची थी, वो उसके अब इतने करीब है। इस बात के कुछ दिनों बाद ही उसको दूसरा झटका आर्यन की तरफ से लगता है। आर्यन को पता लग चुका था कि उसका ताऊ वही आदमी है जिसने उसकी मंगेतर को मरने के लिए मजबूर किया था। वह सोचने लगा, कहीं नायरा उसकी चाल का हिस्सा तो नहीं है। पहले उसने उसकी मंगेतर को छीना, अब नायरा के जरिए नई चाल चल के उसको और उसके व्यापार को बर्बाद करना चाहता हो। ये सब सोचकर उसका खून खौल उठा। वह नायरा को एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन हर बार जब भी वह उसकी तरफ देखता, उसे उसमें एक मासूम चेहरा दिखता जो खुद प्रताड़ित और परेशान है। अब सवाल ये था कि वो उस लड़की से बदला ले या उसे इस लड़ाई में साथी बना ले। वो सुबह बहुत अलग थी। आर्यन की माँ गीता देवी, जो कई महीनों से बिस्तर पर थीं, पहली बार व्हील चेयर से अपने बेटे के आलीशान होटल को देखने और उसमें कुछ समय गुजारने के लिए चली आईं। उनके साथ उनकी पुरानी हाउसमेट भी थी। उनकी आंखों में अब भी थकान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने नायरा को देखा, कुछ पल ठहर सी गईं। नायरा ने पैर छुए और कहा, आपके लिए खाने, पानी और आराम का मैंने पूरा इंतजाम खुद किया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया था। गीता देवी ने उसकी ओर गहराई से देखा। उनको उसमें अपनी बेटी की कमी पूरी होती दिख रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? नायरा, वह धीरे से बोली। उसके लिए यह पहली बार था जब किसी ने उसको बेटी बोला था, घर की रौनक बताया था। अभी तक तो लोग उसको ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ बताते आए थे। गीता देवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा,
बहुत समय बाद किसी ने बिना मतलब मेरे लिए कुछ किया है। उधर घर की पुरानी नौकरानी बिमला मौसी हमेशा खरे स्वभाव की मानी जाती थीं। नायरा को देख पहले तो चौंकी, लेकिन जब उन्होंने उसे रसोई में हर काम अच्छे से संभालते देखा तब उनकी आंखें भी नरम पड़ गईं। वह उससे बोली, तू बहुत जिम्मेदार लड़की है, हर लड़की तेरी जैसी समझदार हो। नायरा की देख रेख संग साथ से आयरन की माँ का मन खुश रहने लगा था। उनका अकेलापन दूर हुआ था, जिससे उनकी सेहत में कुछ सुधार भी आने लगा था। वह हंसने बोलने लगी थीं। हर रोज़ पूछती, नायरा कहाँ है, मुझे वह दवाई उसी के हाथ से लेनी है। वह मेरे पास बैठती है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इस सब के बीच एक और जंग चालू थी। वो आर्यन के दिल में। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो नायरा को दुश्मनों की चाल का हिस्सा समझे या फिर उसके चेहरे के पीछे के सच को महसूस करे। आर्यन देर शाम ऑफिस में अकेले बैठा रहता और उसके दिल दिमाग में एक सवाल बार बार आता, क्या ये वही लड़की है जो मेरे दुश्मन की प्लानिंग का हिस्सा है, या फिर ये वही लड़की है जो मेरे अंधेरे में रोशनी बनकर आई है। बहुत सारा गुस्सा और संदेह मन में लिए एक रात वह होटल की बालकनी में घूम रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नायरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। कितनी ठंडी हवा चल रही है, नायरा ने कहा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं कुछ बोलना है? अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊं, नायरा ने बोला, पर कदम रुके रहे। आर्यन ने बिना देखे बस इतना कहा, ऐसी कोई बात है जो तुमने अपने मन में सभी से छुपा कर रखी हुई है? नायरा ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, कई बार अपने दर्द को। लोग सुनते नहीं, बस जज करते हैं या मुस्कुराते हैं। आर्यन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक थकावट थी, जैसे किसी ने उसके दिल की दीवार को अंदर से छू लिया हो। वक्त ने करवट ली और जिंदगी ने एक और इम्तहान खड़ा कर दिया। आर्यन को अपना शक अब सच्चाई में बदलता महसूस हो रहा था। उसको लगने लगा कि हो सकता है कि नायरा उसी की चाल का हिस्सा हो, जो पहले ही उसके प्यार को उससे छीन चुका है। उसका दिल एक बार फिर से कड़ा हो गया। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन चेहरे पर वही ठंडापन बनाए रखता था। उधर नायरा को भी धीरे धीरे इस बात का अंदेशा हो चुका था कि आर्यन उसे शक की नज़रों से देखता है और शायद उसकी मौजूदगी उसके किसी पुराने जख्म को हरा कर रही है। और एक रात वह बिना किसी को कुछ बताए होटल छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई उसका अपना उसको अकेला छोड़कर चला गया हो। उसको लगने लगा शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, शायद उसका दिल खुद से ही झूठ बोल रहा था और वह लड़की जिसे वो अब समझने लगा था उसे छोड़कर जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद गीता देवी की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी कि नायरा को बुलाओ, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। उसने मेरी बहुत सेवा की है। आर्यन ने अपने सारे गुस्से और संदेह को किनारे रखकर उसको फ़ोन पर कहा, माँ तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हैं, सिर्फ एक बार आ जाओ। आर्यन के बार बार आग्रह करने पर नायरा चली आई, लेकिन वक्त अपनी गति से चलता हुआ बहुत आगे निकल चुका था। गीता देवी ने उसको अपने पास बैठते हुए बस इतना कहा, बेटी अब तुझसे कोई किसी तरह के सवाल नहीं पूछेगा। फिर उनके बोल रुक गए। वह चली गईं जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द, उनका भरोसा आर्यन और नायरा दोनों के दिल में हमेशा के लिए बस गया। उस दिन पहली बार आर्यन टूट कर रोया। वह जो दुनिया के लिए पत्थर बन चुका था, खुद को संभाल नहीं पाया। नायरा चुपचाप उसके पास बैठी रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके बहते आंखों से आंसुओं को देखकर वह भी रो पड़ी। दोनों के गिले शिकवे आंसुओं में बह चुके थे। गीता देवी के जाने का गम दोनों को ही था, लेकिन तकदीर अभी भी शांत नहीं थी। उसके ताऊ का करीबी कमल सेठ अब खुलकर उनके खिलाफ खड़ा हो चुका था। उसने मीडिया में एक खबर उड़ा दी कि आर्यन की होटल में कॉल गर्ल बुलाई जाती हैं।
इसका प्रूफ देने के लिए उसने आर्यन के नायरा के साथ हंसते खिलखिलाते फ़ोटो भी वायरल कर दिए। उसने कहा, देखो रेड लाइट एरिया की लड़की से इसके कितने करीब के रिश्ते हैं, जिसके ज़रिए ये अपने होटल में धंधा करवाता है। समाज ने वह किया जो हमेशा करता आया है, बिना जाने समझे एक लड़की की इज्जत को सबसे पहले कुचला। स्टाफ के कुछ लोग, रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर, सब ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन जांच हुई, उसमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। जो एडिट फ़ोटो नायरा और आर्यन के मीडिया में वायरल किए गए थे, उससे नायरा अंदर से बहुत टूट गई। उसने अंदर ही अंदर होटल छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी आर्यन की पुरानी नौकरानी बबीता मौसी, जिन्होंने नायरा को अपनी बेटी माना था, वह उसके पास आकर बोली, अगर तू आज हार गई ना बेटी, सारा सच हार जाएगा। तू सिर्फ आर्यन की नहीं, अब हम सब की हिम्मत है। वह शब्द जैसे पत्थर पर हथौड़े की चोट थे। आर्यन ने पहली बार नायरा की आंखों में देखा और कहा, तुझे अब मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे अब तेरे साथ की ज़रूरत है। ये सुन पहली बार नायरा मुस्कुराई। चलिए सर, जंग साथ में लड़ते हैं। वह दिन महीने के हर दिन से ख़ास था। आर्यन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और मीडिया के सामने आकर ऐसा बयान दिया जिसने सिर्फ दुश्मनों के दिलों को ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को झकझोर दिया। उसने माइक थामा और कहा, जिस लड़की को तुम सब बदनाम करने में लगे हो, वह मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जिसे तुमने तस्वीरों में देखा है, उसे मैंने टूटी हुई तस्वीरों से जुड़कर बाहर आते हुए देखा है। जो इस देश के सबसे गंदे सिस्टम से लड़कर बाहर निकली है, उसे कोई अखबार, कोई चैनल, कोई समाज कमज़ोर नहीं कर सकता। जो लड़की उस दलदल से बाहर निकली है, वह गंदी नहीं, वरन एक बहादुर और भाग्यशाली है। ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। आर्यन, नायरा ने सभी को बताया कि किस तरह उनके फ़ोटो एडिट करके वायरल किए गए। लाखों लोगों ने नायरा के पक्ष में आवाज़ उठाई। एनजीओ, महिला आयोग, संगठनों, पत्रकारों ने उसका साथ दिया। जब मामला सभी की समझ में आ गया, तब जाकर शांत हुआ। आर्यन और नायरा ने सोचा, जब हम इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल चुके हैं, तो क्यों ना एक दिन भगवान को धन्यवाद कहा जाए। उन्होंने एक दिन की छुट्टी की और पहुंच गए माता देवी के दरबार में। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। दोनों ने एक साथ प्रसाद दिया, जिससे पंडित जी उन्हें पति पत्नी समझ बैठे और नायरा को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिया। नायरा शर्मा गई और आर्यन मुस्करा दिया। वह इतने महीनों में पहली बार नायरा के साथ रोमांटिक मूड में दिखा था। मंदिर से बाहर आने के बाद वह नायरा से बोला, तुम शर्माती हुई बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें हर हफ्ते ऐसे ही मंदिर लाया करूँगा, तुम ऐसे ही शर्माया करना। नायरा ने कहा, तुम भी मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब हंसते हो तब मैं डर जाती हूँ कि कहीं तुम कुछ खोने के दुख से तो ठगा नहीं लगा रहे। आर्यन गंभीर हो गया, धीरे से बोला, इस बार कुछ खोया तो शायद खुद को ही खो दूं। लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। कमल सेठ ने एक आखिरी चाल चली। उसने आर्यन के होटल में शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगाने की योजना बनाई। इस योजना की भनक नायरा को लग गई। अपनी इस योजना को कमल किस तरह अंजाम देगा, ये जानने के लिए नायरा ने कमल का सहयोगी बनने की योजना बनाई। आर्यन नहीं चाहता था वह ऐसे लोगों से दिखावे के लिए भी मिले, लेकिन नायरा ने कहा, जब आप मुझे अपनी बराबरी का दर्जा देते हो, तो मेरे इस फैसले का साथ देना होगा। इस बार आर्यन चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि नायरा एक आम लड़की नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने वाली एक ख़ास लड़की है। कमल की हर योजना फेल हुई, क्योंकि इस बार उसकी हर चाल को नायरा कामयाब होने से पहले ही नाकामयाब कर देती थी। आर्यन ने अपने नेटवर्क से उसके सारे ईमेल अकाउंट बंद करवा दिए, उसके फर्जी अकाउंट को पब्लिक किया, उसके सबसे भरोसेमंद लोगों के बीच उसकी काली कमाई और करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इस बार आर्यन ने उसके कई सबूत और ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें वह नायरा को धमका रहा था, सभी अदालत में पेश किए। अदालत ने सभी सबूतों को देख दोनों पक्ष की दलीलें सुनी।
उसके बाद नायरा और आर्यन को बरी करते हुए कमल और उसके गैंग को सजा सुनाई। जेल, जुर्माना और समाज सेवा। 5 साल की जेल, 20 लाख का जुर्माना और उन सभी लड़कियों को मुक्त कराना जो वो दलालों के हाथों बेच चुका था। जितनी रकम उसने हर एक लड़की को बेचकर प्राप्त की थी, उसकी दूनी रकम उसको हर लड़की को वापस करनी पड़ी। सभी लोगों ने अदालत की इस सजा की तारीफ की, जिसमें उसको केवल जेल नहीं काटनी पड़ी, बल्कि जिनका जीवन उसने बर्बाद किया था उन सभी को दोबारा बसाना पड़ा। आर्यन ने उससे कहा, अगर तू जेल जाता, 5 साल में बाहर आ जाता, अब तू हर दिन समाज में अपनी फैलाई गंदगी को साफ करेगा, जो तूने अपनी अपराधी प्रवृत्ति की वजह से समाज में फैलाई थी। आर्यन और नायरा एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रहे थे। अब उनके बीच कोई झूठ था, ना ही कोई डर। आर्यन ने धीरे से नायरा का हाथ अपने दोनों हाथों से थामा और कहा, मैंने बहुत कुछ खोया है नायरा, लेकिन तुम्हें पाने के बाद ऐसा लगता है कि तुम हर खोई चीज़ की कमी को पूरा कर रही हो। अब हमारे बीच कोई शर्त नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि एक अटूट वादा। हम एक दूसरे को कभी टूटने नहीं देंगे, ना ही किसी तूफान में इन हाथों को छूटने देंगे। वह एक नई शुरुआत थी, 2 अधूरी जिंदगियों की नई किताब। अब उनके बीच सिर्फ इश्क नहीं था, इज्जत भी थी। एक ऐसा रिश्ता था जिसे ना कोई तस्वीर बदनाम कर सकती थी, ना कोई खबर समाज में कोहराम मचा सकती थी। ये घटना सत्य पर आधारित काल्पनिक कहानी है। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक हैं।